तो कहानी की शुरुआत में एमसी बोल रहा होता है, आज भी मुझे हैरानी होती है, उस दिन मुझे जो फ्यूचर दिखाया गया था उसके हिसाब से मैंने जो रास्ता चुना है क्या वो वाकई में सही था। और प्रेजेंट टाइम पे एमसी एक तलवार को डीमन किंग के सामने करता है और कहता है प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो डीमन किंग। डीमन किंग कहती है क्या तुमने सफाई का काम पूरा कर लिया और अब तुम अपना हथियार मेरे को सौंप रहे हो। और वेल यहाँ पर ये सब कुछ तुम्हारी ही बदौलत तो हो पाया है, यहाँ पर असली डीमन का रोल तो तुम्हें नहीं निभाया है। यहाँ पर असल में एमसी ने डीमन किंग के साथ मिलकर पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। डेमन किंग कहती है तुमने एक हीरो का भेष धारण कर कर अपने ही फैमिली और दोस्तों को मार डाला, सच में तुमने कितना घिनौना काम किया है, इसे इतिहास में दर्ज जरूर किया जाएगा। एम्स उससे कहता है आपके तारीफ के लिए शुक्रिया। वो बोलती है कि तुमको वाकई में ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी तारीफ थी। और वेल जो पर्सन अपने ही परिवार के सदस्यों की जान लेने को तैयार हो उसके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जैसा कि मैंने वादा किया था मैं तुमको अपना सबॉर्डिनेट बनाऊंगी। एम्स उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया। एडिमन क्वीन कहती है अब तक तो मेरी सेना ने बचे कुछ दुश्मनों का भी सफाया कर दिया होगा और इस दुनिया का तबाह होना अब बस समय की बात रह गई है। और एमसी बता रहा होता है वो जगह जिनको मैं जानता था वो सारे के सारे तबाह हो गई और वो पर्सन जिनसे मैं प्यार करता था उन सभी को मैंने अपने इन्हीं हाथों से मार डाला। और फिर एक एक कर अपन को सारी लड़कियों के साथ इसके सीन दिखाए जाते हैं। एक बंदे उससे कह रही होती है क्या मैंशन में सभी लोगों को मारने से तुमको बेटर महसूस होगा, मुझे रिग्रेट है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं तुमको रोक कर यहाँ पर मार सकूं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जो तुम कर रहे हो एंडिंग में तुम इसके लिए जरूर तड़पोगे। और ये बंदी डार्क सोसेरर कन्या होती है और यहाँ पर एमसी इसको मारकर इसका काम तमाम कर देता है। और फिर इसी तरह दूसरी बंदे का सीन दिखाया जाता है और वो बोल रही होती है डीमन किंग आर्मी के पास शर्ट्स चाय के तो को भी हरा लो, ये लोग आना रुक ही नहीं रहे हैं। अगर मेरे को इस तबाही को रोकने के लिए खुद की जान सेक्रीफाइस करनी होती तब भी ये मेरे लिए छोटी कीमत होती, लेकिन आखिर तुम जैसा हीरो इनको कमांड क्यों कर रहा है। और ये बंदे ग्रेड मैग इरिना है और वो बोलते हैं मैंने तुम जैसे पर्सन के ऊपर भरोसा करा, यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और वो यहाँ पर मेशे का इस्तेमाल करते हुए खुद को ब्लास्ट कर खत्म कर देती है और यहाँ पर एमसी ने उसको मार दिया, भले उसने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया लेकिन हाँ तो एमसी का ही था। और फिर इसके बाद हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्रिंसेस एमसी के सामने घुटनों पर होती है और वो बोल रही होती है हजारों सालों तक हमारा एम्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसे कोई भी हिला नहीं पाया, लेकिन किसने सोचा था इसको डिस्ट्रॉय करने वाला इस एम्पायर का मोस्ट ट्रस्टेड वेसल निकलेगा। और ये बंदे इस एम्पायर की प्रिंसेस होती है केलेना और वो एमसी का नाम लेते हुए कहती है फिर रियोन स्टारलाइट इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुमसे है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम एकदम सड़ सड़ के मरो। और फिर यहाँ पर एमसी उसको भी मारकर उसका काम तमाम कर देता है। और फिर इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदी गॉड के सामने हाथ जोड़कर प्रे कर रही होती है और वो बोलती है गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक हीवल हीरो को भेजा, मेरे को यहाँ पर फाइनली रियलाइज हो चुका है कि आपने हम लोगों को छोड़ दिया है। और ये बंदी सेथनेस फेलरोच है। और फिर तभी द चर्च का दरवाजा खुलता है और चलते हुए एम से अंदर आता है और वो उसको देखकर सही कहती है हीरो नहीं मेरा मतलब फ्रेई, मौत के बाद भी मैं तुम्हारे अत्याचारों को कभी भी नहीं भूलूंगी और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं गॉड को बताऊं कि आखिर तुम किस तरह के पर्सन हो। और फिर यहाँ पर एमसिस का भी काम तमाम कर देते हैं और फिर उसके बाद हमें एक और बंदे का सीन दिखाया जाता है और जो कि इस नेशन के प्राइम मिनिस्टर थी और बोल रही होती है मैंने हर तरह के कैलकुलेशन कर लिए थे, मैंने हर चीज़ का पहले से अंदाजा लगा लिया था और अच्छे प्लान बनाए थे, सब कुछ क्लियर था और मैंने हर चीज़ों पर शक करा और उनको डबल से ठीक करा, लेकिन एक चीज़ इसके ऊपर मैंने कभी भी शक नहीं करा और वो तुम थे। और मैंने कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं करा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज भी तुम्हारे लिए मेरे मन में जो फीलिंग्स हैं वो अभी भी वैसे ही हैं। और ये बंदी जीनियस प्राइम मिनिस्टर सेनेरा थी और फिर यहाँ पर इसका भी काम तमाम हो जाता है। एमसी के सामने उसका खून पड़ा था और उसके सिर के क्लिप और वो बोल रहा होता है तो इस तरह से मैं खुद के हाथों से विलन बन गया और उन सभी को मार डाला क्योंकि ये जरूरी था। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर डेमन किंग कह रही होती है एक डेमन किंग और हीरो का साथ में आना ये वाकई में बहुत ज़्यादा रेयर था और अब सिर्फ उस तलवार को डिस्ट्रॉय करना बाकी है और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एमसी भी कहता है डेट्स राइट, लेकिन तभी वो उस तलवार को खोलने लगता है जो देखकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है आगे तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो अपनी तलवार को मैन से निकाल लेता है और रजिस्ट करते हुए कहता है इसमें कोई भी हिराने की बात नहीं है, मेरा तो शुरुआत से यही प्लान था, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर मर जाऊंगा। और यहाँ पर एमसी उसके ऊपर हमला कर देता है और बता रहा होता है इसी के साथ उस दुनिया को बचाने का रास्ता खुल जाता है जिसे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो रास्ता जिससे मैं अपने सारे लव वंस को बचा सकता हूँ जिन्हें मैंने एक बार ऑलरेडी मार चुका है। और फिर यहाँ से कुछ ग्लिच होता है और अपना एमसी टाइम के पीछे पहुंच जाता है, वो एकदम से बिस्तर पे उठता है और एकदम से उठ के बैठ जाता है और सोच रहा होता है इसमें कोई डाउट नहीं है ये मेरा ही घर है। और फिर वो चलते हुए कैलेंडर के पास जाता है और तारीख देखते हुए कह रहा होता है मैं तो अकेडमी में दाखिला लेने से पहले एक दिन पहले के टाइम में आ गया हूँ तो वाकई में यह हो गया।
और फिर वो सिस्टम को आवाज़ लगाता है। तो यहाँ और फिर तभी सिस्टम ओपन होता है जिसमें लिखा था तुमने एक बार दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो अब तुम्हें बस विलन होने का नाटक करते हुए दुनिया को बचाने की कोशिश करनी है और फिर तुम्हें एंड में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। और ये देखकर ऐसे कह रहा होता है लगता है कि ये मेरा रिवॉर्ड है जो कि मुझे डेमन किंग के साथ मिलकर दुनिया को डिस्ट्रॉय करने और साथ में उसी के साथ मर जाने पर मिला है। तो फाइनली मैं इसमें एंटर कर गया हूँ। ये है एक हिडन रोड। और फिर साथ ही उसके हाथ से करंट गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो खुश होते हुए कह रहा होता है लगता है कि इस बार मैं सबको बचा पाऊंगा। और फिर इसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी छोटा था और 10 साल का ही था और उसके फादर उसको कहीं पर ले जा रहे होते हैं और फिर वो उसको किसी दरवाजे के सामने ले आते हैं और कह रहे होते हैं अब यहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वो कहता है फादर आपके बारे में क्या। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं फ्रेई और तुमने एम्पायर में चलने वाली है उसे भविष्यवाणी के बारे में तो सुना ही होगा। फ्रेई कहता है हाँ। और फिर यहाँ पर हमें कोई प्रोफेसी बताई जाती है कि डेमन किंग के जाने के बाद उसका कोई सक्सेसर अपेयर होगा और फिर 1000 साल बाद दुनिया फिर किसे एंड के कगार पर पहुंच जाएगी। लेकिन उसी मोमेंट पर फिर एम्पायर में एक नया हीरो अपेयर होगा जो कि इस एम्पायर इस दुनिया को बचाएगा। और यही उस एनेस्टर की बिल थी जिसने डेमन किंग को हराया था। उसका फादर कहता है हाँ लेकिन ये तो सिर्फ वो प्रोफेसी है जो कि एम्पायर को पता है। हालांकि इस भविष्यवाणी का एक और हिस्सा है जो सिर्फ हमारी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होता हुआ आया है। और इस भविष्यवाणी के हिसाब से डेमन किंग को हराने के बाद 1000 साल बाद डेमन किंग का सक्सेसर और हीरो का सक्सेसर दोनों ही अपेयर होंगे और वो 1000 साल ठीक अभी हो चुके हैं। तो सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और फिर साथ ही फादर दरवाज़ा खोलते हुए उसको अंदर भेजते हैं और प्रेम से जैसे अंदर घुसता है और कहने लगता है मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसका फादर रूम बंद कर देता है। वो दरवाज़ा पिटने लगता है। तभी उसके पैरों के पास किसी चीज़ की रोशनी आती है जो कि उसका ध्यान आकर्षित कर लेती है। तो फिर वो उस रोशनी के सोर्स की तरफ चलते हुए जाने लगता है तो उसे एक चमचमाती हुई तलवार नजर आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो वही लेजेंडरी हीरो की जोड़ है और वो उसको टच करने लगता है। तभी एकदम से यहाँ पर कोई अपेयर हो जाता है जिसको देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो बंदा उसे कहता है रुक जाओ इस तलवार और वो बंदा उसे कहता है रुक जाओ ये तलवार अभी भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टू मच है। और उसकी बात सुन के वो हैरान हो जाता है और साथ ही उसे पूछने लगता है यार फिर तुम हो कौन। और वो बंदा उसे कहता है क्या यार क्या तुम अपने एनेस्टर के चेहरे को भी नहीं पहचान सकते, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। और वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है, मेरे पूर्वज तो वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम आदमी थे या वो नहीं थे। और वो उसी मूर्ति को याद कर रहा होता है। अब उसकी हरकतें देखकर उस बंदे को गुस्सा आने लगता है लेकिन वो साथ साथ हुए कहता है चलो जाने दो और उसे बोलने लगता है तुम यहाँ पर इस दुनिया को जीतने का तरीका सीखने के लिए आए हो। और वो कहता है क्या जीतना, मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था अगर मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ। और वो कहता है ये भी जीत हासिल करने का ही एक हिस्सा है इसलिए तुम गलत नहीं हो। और ठीक है मेरी बात सुनो, जिस दुनिया में तुम रहते हो उसे हार्ड मोड कहा जाता है नहीं, ये सिर्फ बैड एंड है। लेकिन उसकी बातें उसके ऊपर से चाह रही होते हैं जो देखने के बाद वो कहता है चलो मैं तुमको दिखाई देता हूँ फिर तुम्हें विश्वास होगा। और फिर वो यहाँ पर उसको फ्यूचर दिखाना शुरू करता है कि अगर तुमने गलत रास्ते लिए तो फिर क्या होगा दुनिया का हाल। और दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और जिन भी इतनी सारी लड़कियों को ये पसंद करता है वो सभी मारी जाएंगी। और ये सब कुछ दिखाने के बाद वो उससे पूछता है तो क्या तुमने देख लिया। उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो एकदम घुटनों पर आ चुका होता है और उसकी ये हालत देखकर वो सोच रहा होता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसका ये हाल हो गया है क्योंकि अभी उसने ऐसा फ्यूचर देख लिया है जहाँ पर वो अपनी हर प्यारी चीज को खो देगा। तो अब मेरे को बताओ तुम क्या चूज करते हो। एम से खड़े होते हुए कहता है मैं करूंगा। एम से कहता है मैं ये करूंगा बिल्कुल मेरे एनेस्टर की तरह और उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जिनसे भी मैं प्यार करता हूँ। उसके बाद सुनकर एनेस्टर सोचता है हो मैं तो लगभग भूल ही गया था कि ये बंदा भी एक हीरो ही है। और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें हैप्पी एंडिंग तक पहुंचने का एक और रास्ता दिखाता हूँ। खुद को, अपने प्यारे लोगों को और दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है बच्चे। तुम्हें अपने हाथों से दुनिया को डिस्ट्रॉय करना होगा और डेमन किंग के साथ मरना होगा। और फिर जब तुम ऐसा कर लोगे तो फिर तुम एक हिडन रास्ता ओपन कर दोगे और उसके अंदर एंटर कर जाओगे जहाँ पर न्यू ट्रायल्स तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेकिन इन सब में अपने दिल को मत खो देना। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। रे कह रहा होता है तो अब यहाँ से मैं हैप्पी एंडिंग की तरफ जाऊंगा लेकिन यहाँ पर कुछ भी तो नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसे ही है सिवाय एक चीज़ के और वो है सिस्टम के प्रेजेंस। यहाँ पर सिस्टम अपडेट होने में लगा रहता है और एमसी की बातों से पता चलता है कि वो किस एबिलिटी को लोड कर रहा है और एमसी बता रहा होता है ये एक नई एबिलिटी है जो कि फ्यूचर में सामने आने वाले चैलेंजेस में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। और ये काफ़ी हद तक वैसे ही है जैसा कि मैंने बचपन में भविष्यवाणी की किताब में देखा था। और अभी मैं जिस लेवल पर हूँ उस हिसाब से मेरे को इसे पहले अटेम्प्ट में संभाल लेना चाहिए।
और मेरे पूर्वज द्वारा दिखाए गए रास्ते पर इसका इस्तेमाल करने के तरीके भी सामने आएंगे। अगर मैं यहाँ पर सिस्टम को अच्छे से मास्टर कर लेता हूँ तो एंड में फिर मैं अपना गोल हासिल कर लूंगा। मैं दुनिया को बचा पाऊंगा जहाँ पर सभी लोग जिंदा होंगे। तभी कोई दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, यंग मास्टर ये मैं हूँ केन्या, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो उससे कहता है, हाँ आ जाओ। और सोच रहा होता है, वैसे देखा जाए तो यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है, इसलिए मेरे को थोड़ा ब्रेक तो ले ही लेना चाहिए। तभी यहाँ पर सिस्टम का अपडेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और वो यहाँ पर ये बात सोच रहा होता है कि मैं अब अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड केन्या के स्माइल को काफ़ी दिन बाद देखूंगा कि तभी यहाँ पर सिस्टम उसे वार्निंग देना शुरू कर देता है। जो देखकर वो थोड़ा हैरान हो रहा होता है कि तभी एक्सक्यूज में कहते हुए केन्या अंदर घुसती है और ये केन्या भी मेन हीरोइनीज में से एक है। और यहाँ पर सिस्टम उसे अलर्ट दे रहा होता है और बता रहा होता है कि जो 5 मेन हीरोइन है उन्हें पिछले लाइफ के सारे मेमोरीज पता है। जो देखकर इनसे घबरा जाता है और बोल रहा होता है, वो ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए। और फिर यहाँ पर हमें थोड़ा झूठा विलन बनने के रास्ते के बारे में बताया जाता है, जो कि तभी ओपन होता है जब तुमने सच में बहुत ही बुरा काम किया हो, जिससे कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। तो अब इस लाइफ में जो सिस्टम है वो तुम्हें थोड़ा फोर्स करेगा बुरे काम करने के लिए दिखावटी के तौर पर। और अगर तुम्हारे अच्छे काम सामने आ जाते हैं ये नहीं तो उसके पेनल्टी के तौर पर जो तुम्हारी लाइफ फोर्स है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में घटेगी, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी कम हो जाएगी। और इस तरह के रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी हैं हिडन रोड को जीतने के लिए। और अब यहाँ पर उसका सिस्टम कम्प्लीटली अच्छे से अपडेट हो चुका होता है और बता रहा होता है कि हर बुरे काम पर तुमको पॉइंट मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल तुम ज़रूरी आइटम और स्किल खरीदने के लिए कर सकते हो। और अभी यहाँ पर सिस्टम का इमरजेंसी एक्टिवेशन ऑन हो गया होता है, जो कि अलर्ट देते हुए उसे बता रहा होता है कि 5 मेन हीरोइनों को प्राइवेट साइकिल की सारी मेमोरीज याद हैं। और जो देखकर एम से हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है, लेकिन इसके बारे में तो मेरे को किसी ने भी नहीं बताया था। और तभी यहाँ पर जो केन्या रहती है वो उसको आवाज़ देती है और उसे घूर कर देख रही होती है और उसके अंदर उसको मर्डर इंटेंट नजर आ जाता है, जो देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और भी इसके बारे में बताना शुरू करता है कि ये कहानियाँ हैं, ये मेरी मेड है और ये जन्म से ही काले जादू से श्रापित है, और जो कि उसके लाइफ फोर्स को ही सोख लेता है। और साथ ही वो भविष्यवाणी में बताई गई 5 मेन हीरोइनिस में से एक है। और अगर कान्या को वाकई में पिछले लाइफ के मेमोरीज याद आ चुके हैं तो वो तो फिर सच में मेरे को किसी भी मूवमेंट चांस से मार सकती है। कान्या उससे पूछ रही होती है, यंग मास्टर क्या आप कुछ खाना चाहोगे? वो बोलता है, हाँ हमेशा की तरह मेरा वही ऑर्डर ले आओ। वो बोलती है समझ गई और यहाँ से दरवाज़ा बंद करते हुए चली जाती है। और वो घबराते हुए कह रहा होता है, उसकी आंखें देखकर ये समझ में आ गया है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उसे सब कुछ याद है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल मुझे तैयारी करने की ज़रूरत है। कि तभी यहाँ पर सिस्टम का इमरजेंसी एक्टिवेशन फिर से चालू हो जाता है और वो बता रहा होता है कि तुम्हारे आसपास से बहुत ही खतरनाक मर्डर इंटेंट डिटेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर एमसी भी समझ जाता है कि एक इसके मर्डर इंटेंट के बारे में बात कर रहा है और वो थोड़ा देखता है तो ये उसकी एक स्किल होती है फॉल्स विलन इंस्टीट्यूशन लेवल 1 की। और ये हर दिन एक ऐसा खतरा डिटेक्ट कर तुमको बताती है जो कि तुम्हारी जान ले सकता है। और वो अभी घबराते हुए सोच रहा होता है, तो फिलहाल इसके हिसाब से कान्या ही वो पर्सन है जो कि मुझे मारना चाहती है, लेकिन अगर वो मुझे यानी कि अपने मालिक को मार डालती है तो वो भी बिना किसी नुकसान के नहीं बच पाएगी। और वो क्या वाकई में ऐसा करेगी? फिर भी इस सिचुएशन में क्या वो वाकई में मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि वो मुझे जान से मार डालना चाहती है? कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है और कान्या खाना लेकर आ जाती है और बोल रही होती है, मास्टर मैं आपका रेगुलर सूप लेकर आ गई हूँ। और उसको देखते से यहाँ पर एमसी समझ जाता है कि ज़रूर इसने खाने के साथ कुछ गड़बड़ करी होगी। यहाँ पर उसने खाने के ऊपर अपना डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया होगा जिससे मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत हो। यहाँ पर एमसी वो सूप ले लेता है और वो उसे शुकाते हुए कहती है, अपने खाने को एंजॉय करिए। और एमसी सोच रहा होता है उसके जैसे के सामने जो कि हर बात याद रखने वाली है, मैं उसके सामने कचड़े के सिवा कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है कि अब मेरे को अपना वही कदम उठाना पड़ेगा। और वो कहता है ज़रा रुको। और वो चिल्लाते हुए कहता है, यार कि तुमसे किसने कह दिया था कि मेरे को ये चाहिए? हाँ इसकी जगह मेरे लिए सैंडविच लेकर आओ। और वो सूप को उसके ऊपर ही फेंक देता है, जो कि उसके साइड से गुजरते बाद दीवार पे जाकर लगता है और पूरा खराब हो जाता है। और यहाँ पर उसने एक बुरा वाला काम क्या होता है तो उसको विलन पॉइंट मिल गए होते हैं एक। कहना छड़ते हुए कहती है ठीक है, और वो दरवाज़ा बंद कर जोर से खाना बनाने के लिए चली जाती है। एमसी क्षण की सांस लेता है और फिर कुछ मिनटों बाद वो फिर किसे आती है सैंडविच लेकर। और उसने उसके अंदर भी अपना डार्क मैजिक डाल दिया होता है और वो एमसी को ऑफर करती है फिर से खाने के लिए, लेकिन एमसी कहता है इसमें चीज़ नहीं है, फिर किसे बनाकर लाओ। वो बोलती है लेकिन एमसी कहता है क्या तुम मुझसे जवान लड़ाने की कोशिश कर रही हो? वो बोलते हैं नहीं, और फिर ना चाहते हुए भी वो फिर किधर चली जाती है और वो फिर किसे बनाकर लाती है। तो इस बार वो बोलता है ब्रेड अच्छी नहीं है दूसरी, और उसको फिर कैसे ब्लड पॉइंट मिल जाते हैं। और फिर ऐसे जब वो दूसरी बार जाते हैं तो फिर वो कोई सा और बहाना मार देता है और फिर तीसरी बार फिर वो कोई सा और बहाना मार देता है और कह रहा होता है जाओ फिर कैसे बना कर लाओ। और उसको विलन पॉइंट मिलते जा रहे होते हैं हर उसके सहका कर। और फिर हमें इसके बाद सीधा 8वां आइटम दिखाया जाता है, वो फिर कैसे सैंडविच बनाकर
आती है और काफ़ी लड़खड़ा रही होती है, क्योंकि वो उसके अंदर अपना मेजर भी इंजर्ड करी थी ना, तो वो थक गई होती है। और एमसी भी उसकी हालत को देखकर सोचता है, सीरियसली तुम सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो मेरे को मारने के लिए। तुमने बार बार खाना बनाया और साथ ही उस खाने के अंदर अपना डार्क मैजिक भी इंसर्ट करा। तो इस बार जो एमसी है वो उसके सैंडविच को उठा लेते हैं और मुंह के करीब ले आता है, जो देखकर वो थोड़ी खुश होने लगती है। लेकिन तभी एंड मोमेंट पर वो सैंडविच को पीछे फेंक देता है और बोलता है, मेरे को लगता है कि जो तुम सूप लाई थी ना वही अच्छा था, इसलिए जाओ और अब फिर कैसे बनाओ। और अब यहाँ पर उसकी हालत इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है कि वो उठते उठते बेहोश होकर गिर जाती है। एमसी उसे संभालता है और उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कह रहा होता है, सच में ये किस्मत का कितना बेरहम खेल है, काश मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए और सही तरीके से हंस पाता। और वो उसको पलंग पर लेटाते हुए कहता है, तो पॉइंट का माना तो मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा जानलेवा साबित हुआ। और फिलहाल हालत और ज़्यादा बिगड़ने से पहले मैं अपनी लाइफ फोर्स उसमें डालकर उसको ठीक कर देता हूँ। और वो यहाँ पर बताता है कि कान्या के डार्क मैजिक को स्टेबल करने का बस एक ही तरीका है, और वो ये है कि कोई उसकी कर्स बॉडी के अंदर अपनी लाइफ फोर्स को थोड़ा इंजेक्ट करे। और वैसे भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं जीने वाला, इसलिए ये बेटर होगा कि मैं अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर कर उसे जिंदा रखूँ, यही बेटर ऑप्शन है। और फिर इसी के साथ थोड़ा टाइम गुजर जाता है और वो सांस भरते हुए कह रहा होता है, हो गया। और अब फिलहाल मेरे को इस रेडिकुलर सिचुएशन से निपटने के लिए एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से तो आगे बढ़ने का कोई भी तरीका नहीं है, और मेन क्विज शुरू होने से पहले तो अभी भी 2 महीने बाकी हैं। तब तक मैंने एकदम चुपचाप रहकर किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना तैयारी करने का प्लान बना लिया है। मैंने अपनी पहचान को एक्सपोज होने से बचाने के लिए कुछ समय के लिए छिपने का इरादा किया है, लेकिन इसको शुरुआत किसी ऐसे चीज से करना है जिसके बारे में प्रोफेसी में भी कुछ भी नहीं बताया गया था। सच में कोई मेरे को ब्रेक दे दो। और कान्या के अलावा अभी भी 4 मेन हीरोइंस बाकी हैं, और उनमें से एक मेरे ट्रैवलिंग फियांसे, उसके ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बचती है प्रिंसेस केलेना, लेकिन रॉयल फैमिली ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए करेंटली उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मेरे अगेंस्ट कुछ कर सके। यानी असली प्रॉब्लम तो फेरलोचे और इरीना बनेगी, जिससे मेरी मुलाकात अकेडमी में अक्सर होती रहेगी। सेथनेस फेरलोच, और वो चर्च की एक भोली वाली प्यादी है, लेकिन मेरी जरा सी भी गलती और वो मुझे सामाजिक तौर पर बर्बाद कर सकती है। और उससे भी बड़ा खतरा तो इरीना है, और वो बहुत ज़्यादा लापरवाह और इम्पल्सिव है। वो मुझे देखते से ही बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत मार सकती है। और फिर आती है केन्या, जो कि उसकी बहन को हॉस्टेज बनाकर रखा है, इसलिए वो सीधे तौर पर मुझे नहीं मारेगी, लेकिन मुझे हर हाल में रन पॉइंट से घटा करने ही पड़ेंगे, चाहे इसमें जोखिम कितना भी हो। बिना इनफ पावर और सर्वाइवल स्किल्स के मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा, लेकिन कान्या से अकेले अर्न किए जाने वाले पॉइंट्स लिमिटेड रह जाएंगे। लेकिन मैं जितना ज़्यादा रिस्क लूंगा उतने ही ज़्यादा तेजी से पॉइंट कलेक्ट कर पाऊंगा। अगर मैं अब तक जुटाई गई जानकारी और भविष्यवाणी की किताब का इस्तेमाल करूं, तो मैं कुछ हद तक इसे कवर करने का काम कर पाऊंगा। और मैं कल तक सब कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगा, और फिर अकेडमी में दाखिला लेने के बाद असली बैटल शुरू हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट दिन में तो सुबह ही हो जाती है और इनसे कह रहा होता है, मैं उस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ने में इतना तक घुस गया था कि अब ऑलरेडी सुबह हो चुकी है। आई गेस अब मेरे को इसको भी उठा ही देना चाहिए। और फिर वो उसको बिस्तर से उठाता है और फिर बाहर ले जाकर लेटा देता है, और फिर थोड़ा खुद को तैयार करता है और चिल्लाते हुए कहता है, हे आखिर तुम्हारा कब तक इस तरह से सोने का प्लान है। अब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो एकदम हैरान होते हुए उठ जाती है और आजू बाजू देखना शुरू कर देती है, और फिर ताती एमसी को देखती है। एमसी कहता है, मेरे को इस तरह से क्यों देख रही हो, क्या कुछ कंप्लेन करनी है? आज अकेडमी में मेरा पहला दिन होगा, इसलिए जल्दी जाओ और मेरी गाड़ी को तैयार करो। वो कहती है, ठीक है आपकी जैसी मर्जी। और वो यहाँ से चली आती है दरवाज़ा बंद करते हुए, और फिर एमसी सिस्टम खोलकर देखता है जिसमें 100 पॉइंट मिले होते हैं। एमसी सोचता है, लगता है कि स्किल और आइटम खरीदने के लिए मेरे को कुछ और 100 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लगता है कि मुझे मरने से बचने के लिए इन्हें थोड़ा थोड़ा करके कमाना पड़ेगा। और अकेडमी की लाइफ तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। और फिर नेक्स्ट दिन में वो अकेडमी में ही होता है। यहाँ पर कुछ लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, लॉर्ड फेरे आपकी एंट्रेंस ने मेरे स्पीच तो बहुत ज़्यादा कमाल की थी। और इसी तरह से उसके आजू बाजू के स्टूडेंट उसको बहुत ज़्यादा मक्खन लगा रहे होते हैं, और उनकी बातें सुन के एमसी भी ऊपर से खुश होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता होता है कि इन लोगों के कुछ और ही अल्टरनेटिव मोटिव्स हैं। एक बंदा कहता है, लॉर्ड फेयर हम अपने प्रोडक्ट्स को शाही महल में रखने का प्रपोजल देना चाहते हैं, और हमने आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कॉमनर लड़कियों को भी इसमें शामिल किया है। और वो बोलता है, इस बात का फैसला तो मैं तुम्हारी सिंसियरिटी देखने के बाद ही करूंगा। जो सुनकर वो लोग कहते हैं, ठीक है सर। और एमसी सोच रहा होता है, सच में क्या इन लोगों को सिर्फ पैसों और लड़कियों की ही परवाह है? और बात सिर्फ डीमन किंग की नहीं है, मैं इन्हें भ्रष्ट हो चुके नॉवेल्स के बारे में भी कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन पॉइंट कमाने के लिए मेरे को उनके साथ खेलते रहना होगा। और फिर तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और एक लड़के के चिल्लाने की आवाज़ होती है जो कि बोल रही होती है, मेरे को जाने दो, मुझे छोड़ो। और यहाँ पर एक बंदा उसे घसीटते हुए उसके सामने ले आता है, एमसी के सामने, और बोल रहा होता है, हम इसको लेकर आ गए हैं। और एमसी जैसे उसको देखता है वो हैरान हो जाता है
व्हाट एरिना क्या कर रही है यहाँ पर इस हालत में, ये तो नामुमकिन है, आखिर वो पकड़ी कैसे जा सकती है। उसकी स्पेशलिटी फायर मैजिक है, लेकिन साथ ही वो दूसरे एलिमेंटल मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि वो एक जीनियस है। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा बंदा होनी नहीं चाहिए जो कि उसको इस हालत में ला दे। और फिर साथ ही वो घबराते हुए सोचता है ज़ारो को कैसा हो सकता है उसने जानबूझकर खुद को पकड़वाया हो ताकि वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को एक साथ ख़त्म कर सके। तो फिर वो फटाक से स्टोर खोलता है, कुछ काम की चीज़ मिलती है उसे इमरजेंसी डिफेंस नाम के, तो वो उसको खरीद लेता है और सोच रहा होता है कल कान्या से मैंने जो पॉइंट कमाए थे वो आज मेरे काम में आ गए कि तभी वो हैरान हो जाता है। सिस्टम बता रहा होता है कि जो रीना है उसके अंदर तो माना की कमी है। जो देखकर एम से फिर हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है माना की कमी, वो भी इस जैसी जीनियस के अंदर, क्या वो माना की पावर को इकट्ठा कर कर एक ही बार में बड़ा एक्सप्लोर करने का प्लान बना रही है। और फिर तभी यहाँ पर अरीना चिल्लाना शुरू कर देती है, यू अगली बास्टर्स मेरे को जाने दो। और एक कोई लड़की होती है जो कि उनसे बोल रही होती है रुक जाओ ऐसा मत करो हमारे साथ, और जिसने अरीना के बाल पकड़े हुए थे वो चिल्लाते हुए उसे चुप कराने लगता है। और जो देखकर एम्स उससे कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है क्या कहा भी आपने। वो चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे को इन लड़कियों के साथ खेलने दो। और गुस्सा दिखाने के लिए अपना गिलास भी फेंक कर तोड़ डालता है। जो देखकर वो लोग भी घबरा जाते हैं और बोल रहे होते हैं ठीक है आप इंजॉय करिए, और फटाक से यहाँ से भगते हुए चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद एम से ईवल की तरह हंसते हुए उसके पास आता है, उसको चेहरे से पकड़ लेता है और कह रहा होता है चलो अब शांति हो गई है तो क्यों ना कुछ मजे कर लिए जाएं। हैरिना उसे कहती है तो कितना घिनौना आदमी है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं डीमन किंग आर्मी के बजाय तुझे सबसे पहले अपने अल्टीमेट मैजिक से मार डालूंगी। एम से कहता है अच्छा ऐसा क्या, लेकिन चलो पहले मैं तुमको ये सिखाऊंगा कि तुम अपना घमंडी मुंह कैसे बंद कर सकती हो। और वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसे टच करने लगता है और वो डरते हुए आंखें बंद करने लगती है और सोच रही होती है डैम इट, आधी रात से ठीक पहले पकड़े जाना, वो भी ऐसे समय में। कि तभी एकदम से उसे कुछ करने की आवाज आती है और वो आंखें खुलकर देखती है तो एम से उसके सामने गिर चुका होता है। दूसरी लड़की भगते हुए आती है और कहती है लगता है कि वो ज्यादा पीने की वजह से बेहोश हो गया है, चलो अब लोग जल्दी से अब यहाँ से निकल लेते हैं। और फिर लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और वो लड़की बोल रही होती है लेकिन ये तो किस्मत की बात है, मैंने सुना है कि अगर अब लोग यहाँ पर पकड़े जाते और ज्यादा फंसे रहते तो कुछ और भी बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था। ये जो नोबल बास्टर्ड्स हैं वो हम कॉमनर्स को बहुत ही ज्यादा नीचे समझते हैं, उन्हें लगता है जैसे कि हम उनके गुलाम हैं। और ऐसी बातें करते हुए वो लोग यहाँ से भागकर निकल जाते हैं। और उनके जाते से एम से थोड़ा आँख खोलकर देखता है और फिर साथ ही सांस लेते हुए कह रहा होता है तो मेरे एक्टर ने सभी लोगों को यहाँ से भगा दिया और मैं यहाँ पर इतना रिक्लेस होकर रेड इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने इमरजेंसी डिफेंस को एक्टिवेट कर लिया था। और फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजता है विंडो ओपन होती है, तुम्हारा इमरजेंसी डिफेंस कम्प्लीटली यूज हो चुका है। और फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताई जाती है जिसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर एक कर्ज लग जाता है और उसके कल 12 बजे तक मौत हो जाएगी। और इसे साल में बस एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और जो काश इसका इस्तेमाल करता है फिर उसका 1 साल तक माना काफी ज़्यादा कम ही रहता है। और ये विंडो देखकर एमसी कह रहा होता है तो दूसरे शब्दों में ये बहुत ज़्यादा क्लोज था। तभी यहाँ पर किरण चलते हुए आती है और उसको आवाज़ दे रही होती है मास्टर ये सब क्या है। वो उसके सामने एकदम नशे में होने का ऐड करता है और हंसते हुए कहता है किरण तुम कितनी अजीब लग रही हो। और वो उसे कहती है तुमको ऐसी जगहों पर नहीं सोना चाहिए। एमसी उससे कहता है मैं चल नहीं सकता प्लीज़ मेरे को उठा लो ना। तो फिर वो उसको उठाने लगती है और वो बोल रहा होता है अगर तुम इसी तरह से आज्ञाकारी बन जाओ तो कितना अच्छा होगा। और वो मनी मन सोच रहा होता है मैं यहाँ पर जिस तरह से ऐड कर रहा हूँ ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कोई जोकर बन चुका हूँ, लेकिन जो भी हो इससे कम से कम मैं अपनी एनर्जी तो बढ़ा ही सकता हूँ। और यहाँ पर किरण उसको नशे में देखकर सीधा बोल देती है फिर तुम एक नंबर के कमीने हो, अगर मेरी सिस्टर की बात नहीं होती तो मैं अब तक तुम्हें मार चुकी होती। अब उसके बाद सुनते इसे एमसी को एकदम से वो वाले मोमेंट याद आ जाते हैं जब किरण उसके प्रति अच्छी थी और एमसी भी उसके प्रति काफी अच्छा था, दोनों का बॉन्ड बढ़िया था। लेकिन प्रेजेंट में किरण उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है और बोल रही होती है बस मेरा इंतजार करो, एक बार जब मेरे को गारंटी मिल जाए कि मेरी सिस्टर एकदम सेफ है उसके बाद में तुरंत तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगी। और फिर रात हो जाती है और कैरन उससे कह रहे होते हैं मास्टर अब लोग स्टूडेंट डॉर्मेट्री पहुंच गए हैं। वो पलंग पे लेट जाते हैं और कह रहा होता है ठीक है आप जा सकती हो। लेकिन कैरन कहती है आज मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। जो सुनकर वो कहते हैं क्या क्या तुम मजाक कर रही हो। और वो बोलती है ट्यूब ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, वो चाहते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नजरें ना हटाऊं, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो फिर तो मेरे को सीधा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद सुन के एमसी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और फिर एकदम से याद आ जाता है, वो कुछ रूल्स देखने लगता है कि अगर उसने ऐसा होने दिया तो फिर उसका ये गेम ओवर हो जाएगा। अगर किसी गलत कारणों के चलते तुम्हें अकेडमी से निकाल दिया जाता है तो गेम ओवर हो जाएगा या फिर तुम उसकी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई हीरोइन ही मर जाती है। और तीसरी कंडीशन ये होती है फाइनल बैटल के अलावा अगर किसी भी सिचुएशन में सिस्टम के मालिक की मौत हो जाती है। और फिर यहाँ पर कैरन भी अपना नीचे बिस्तर लगाकर सो जाती है और बोल रही होती है गुड नाइट मास्टर, जबकि वो अपना सर पकड़ लेते हैं और सोच रहा होता है तो
मुझे स्कूल भी अटेंड करना है, खुद को भी प्रोटेक्ट करना है और साथ ही हीरोइनों की जान भी बचानी है। सच में ये कितनी ज़्यादा रिडिकुलस रिक्वेस्ट है इस डम गेम से, लेकिन इसके बारे में कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरन उसे उठा रही होती है और कह रही होती है मास्टर आपको जल्दी उठ जाना चाहिए वरना देर हो जाएगी। वो कहता है मुझे परवाह नहीं, मैं तो अभी भी और सोऊंगा। वो कहती है ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ, मैं पहले निकल जाऊंगी। अब ये सुनते सेम से एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है रुको, तुमको क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और फिर वो एकदम से खांसना शुरू कर देते हैं और वो सड़क को निकलने लगता है। और वो सोच रहा होता है डैमेज लगता है कि कल मैंने उसको कुछ ज्यादा ही लाइफ फोर्स दे दी थी। कैरन उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। वो बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। और बाय द वे मैंने तुमसे कब कह दिया था कि तुम अपनी मर्जी से आगे बढ़कर पहले जा सकती हो। हाँ, और तुम इस फाउंटेन पेन की तरह हो। और तुम ही बताओ क्या है कि फाउंटेन पेन अपने आप चल सकता है। और वो गुस्सा होते हुए उसके पेन को जोर से फेंक देता है और चलाते हुए कहता है अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो अभी निकल जाओ, मैं तुम्हारी बहन को अपनी रखैल बना लूंगा। अब यह सुनते इसी कैरन रोने लगती है और बोल रही होती है आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बहन को छोड़ देना, उसके साथ कुछ मत करिएगा। और वो कहता है ये क्या, तुम तो रो रही हो, लगता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी छोटी बहन बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, अगर तुम्हें सब बच्चे सच में आ गए हैं तो दोबारा ऐसा मत करना। और यहाँ पर उसको ब्रेन पॉइंट भी मिल जाते हैं। और फिर कन्या जाकर अपना पेन उठाती है और याद करते हैं कि किस तरह से उसकी छोटी बहन ने उसको ये पेन दिया था। और फिर तभी उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ती है जिसके ऊपर खून लगा होता है। उस खून को देखकर वो सोचती है क्या फ्रे को पहले से कोई बीमारी है। और फिर इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर अपना इंट्रोडक्शन देती है सभी बच्चों से। और फिर तभी यहाँ पर अपना एमसी और केना भी क्लास में आते हैं जिनको देखकर वो उनको ऊपर चलाती है और बोलते हैं तुम लोग लेट हो, तुम्हारे 10 पॉइंट माइनस। अब एमसी केना से कहता है ये सारे के सारे तुम्हारी गलती है, तुम बहुत ज्यादा स्लो थे। कि तभी वो रेड बाल वाली लड़की भी उसको देख लेती है और हैरानी के साथ कहती है आकर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो भी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलता, बस मुंह फेर कर अपनी सीट पे बैठ जाता है। और वो अपना सर पकड़ते हुए कह रही होती है शिट, आखिर वो जिंदा कैसे बच गया, मेरा मैजिक तो एकदम परफेक्ट था, शायद से इसने कुछ किया लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं और शायद दिखाया भी नहीं था कि कुछ किया इसने। जो भी हो आगे बढ़ते हैं। और जो टीचर है वो सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहती है। और एमसी के पीछे एक और लड़की बैठी होती है जो कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से घूर रही होती है। और फिर इसी तरह से क्लास चलती रहती है और वो लड़की एमसी को घूरती रहती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म होती है तो वो खुद आगे जाकर उसको अप्रोच करती है और आवाज देते हुए कहती है लॉर्ड फेरी। तो वो मुड़कर उसकी तरफ देखता है, वो शर्माने का नाटक करने लगती है और वो उससे कहती है मैं तुमको ब्लेसिंग देना चाहती हूँ कि आप लोग किसी ऐसी जगह पर चल सकते हैं जहाँ पर अपन लोगों को कोई ना देख सके और जहाँ पर बस तुम और मैं हो अगर पॉसिबल हो सके तो। और यहाँ पर जो सिस्टम है वो उसे वार्न करने लगता है कि आसपास से मर्डर इंटेंट रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर उसको भी समझ में आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, ये इस लड़के का इंटेंट है। वो उसे सामना कर देता है जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और ये चर्च वाली बंदी ही है। और वो उससे कहती है मेरी ब्लेसिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सके। वो कहता है मैंने कह दिया ना, मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब देखकर वो कहती है सॉरी तुमसे पूछने के लिए और रोना शुरू कर देती है ये कहते हुए कि तुम तो बहुत ज़्यादा हार्श हो। एमसे सोचता है बहुत ज़्यादा प्योर होना भी मुसीबत भरा होता है, फिर कैसे तुम्हारा कट द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर उनके नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है जो कि कॉम्बैट ट्रेनिंग की क्लास है। और टीचर तलवार निकालते हुए कहती है तो आ जाओ एक एक करके। और फिर वो यहाँ पर सभी के साथ लड़ती है, थोड़ा एक स्टूडेंट के साथ लड़ती है और उसको हरा देती है और बोलती है तुम तो बहुत ज़्यादा बेकार हो। और फिर वो दूसरे बच्चों को भी हरा देती है और बोल रही होती है क्या तुम फायर बॉल फेंकने की कोशिश कर रहे थे, ये तो फुल जड़ी जैसा है बट है डेगा बगला। और अब यहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही बचे होते हैं। तो अब यहाँ पर कैरन उठकर जाती है नेक्स्ट। वो उससे कहती है क्या तुम तैयार हो। वो कहती है हाँ। और फिर यहाँ पर टीचर आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करती है और वो अपने मैजिक से बचने की कोशिश, और ये सब वो देख रहा होता है। और वो सोच रहा होता है नॉर्मली तो ये अपने मानव को बहुत ज़्यादा हर्ट करके रखती है लेकिन आज क्या हो गया है। और वो उससे मनी मन कह रहा होता है बस भी करो कान्या, आकर तुम्हारा कब तक इसी तरह से लड़ने का प्लान है। और उसकी हालत बेकार हो रही होती है। और एमसी यहाँ पर अपने मानव को कान्या के साथ शेयर करता है, इस वजह से उसकी बॉडी पर भी असर आ रहा है। और यहाँ पर टीचर उससे बोल रही होती है तुम्हारी परफॉर्मेंस तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा बेटर थी, हमें ये देखने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम कब तक टिक पाओगी। और यहाँ पर टीचर अच्छे से तैयार होने लगती है, तभी वो कुछ नोटिस करती है और एकदम से हाथ खड़े होते हुए कहती है अब मेरे को यहीं पर रुकना पड़ेगा। और उसको सिलेंडर करता देखकर टीचर भी रुक जाती है। कहना उसे बोलती है मैं अनस्टेबल माना के साथ पैदा हुई हूँ, इसलिए अगर मैंने और ज़्यादा फाइट करी तो मैं अपने माना के ऊपर से कंट्रोल खो दूंगी। टीचर बोलती है तो इसी वजह से तुम इतना संभल कर लड़ रही थी, सच में क्या शर्म की बात है, तुम्हारे अंदर वाकई में इतना पोटेंशियल था कि तुम आराम से एक स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर नहीं बन सकती हो। और एम से सांस भरते हुए सोच रहा होता है मेरे को तो लग रहा था कि आज तो मैं यहाँ पर मर ही जाऊंगा।
और फिर यहाँ पर टीचर अगले पर्सन को बुलाने लगती है। इसी बीच अपना MC अपने ही पॉकेट में से कुछ निकालता है और अपने शर्ट के ऊपर लगा लेता है और बोल रहा होता है मेरे को यहाँ पर अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा मौका है काफ़ी सारे पॉइंट्स कमाने का। और फिर यहाँ पर वो रेड बाल वाली लड़की भी आती है एरिना, और वो भी टीचर के सामने फुस हो जाती है और वो बोल रही होती है ये तो बेहोश हो गई मैचे करते करते ही, कोई इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तो यहाँ पर एक बंदी आकर उसको उठाती है और फिर तभी यहाँ पर वो शश वाली बंदी हाथ उठाते हुए कहती है वेल ये मेरी चांस है, लेकिन अगर पॉसिबल हो सका तो मैं चढ़ना चाहती हूँ। टीचर पूछती है क्यों? वो बोलती है वेल मुझे लगता है कि टीचर के ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। टीचर बोलती है चलो ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए तुम्हारे मार्क्स काटूंगी कहीं ना कहीं से। वो बोलती है ठीक है मैं समझती हूँ। और फिर टीचर बोलते हैं तो अब सिर्फ लास्ट पर्सन बचा है वो, और यहाँ पर अपना MC खड़ा हो जाता है और चलते हुए टीचर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है सिस क्या एक पैशनेट टीचर का रोल निभाना इतना ज़्यादा मज़ेदार है? टीचर बोलती है क्या तुम इस काम को बस एक मजे का जरिया मानते हो? आज मैं तुम्हारे इस सड़ हुई मानसिकता को अच्छे से ठीक कर देती हूँ। तो अब ये सुनते से MC सीधा रश कर उसके ऊपर ताकतवर हमला कर देता है और उसकी पावर देखकर वो भी चौंक जाती है और MC खुश होते हुए कह रहा होता है उस पेंडेंट को खरीदना वाकई में वर्थ इट रहा। और वो टीचर से कहता है मेरे इस पावर लेवल को देखकर सरप्राइज मत हो जाना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। और वो टीचर को पीछे धकेल देता है और अपनी और ज्यादा पावर रिलीज करते हुए तलवार चलाकर उसके ऊपर एनर्जी स्लाइसेस से हमला करता है, जिससे बचने में उसे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और ये देखकर लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि वो टीचर के ऊपर भारी पड़ रहा है। और फिर तभी MC एकदम से टीचर के करीब पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती है MC हमला करते हुए उसके तलवार को हवा में उड़ा देता है, जो कि पीछे जाकर गिरती है। और स्टूडेंट्स भी ये देखकर हैरान हो चुके होते हैं। और फिर तभी वो चर्च वाली बंदी चलाते हुए कहती है पेंडेंट, वो एक पेंडेंट का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें से इवल ऑरा रिलीज हो रहा है। टीचर कहती है क्या ये सच है? वो बोलता है तुम चाहो तो खुद ही चेक कर लो। तो यहाँ पर वो चर्च वाली बंदी नाराज होते हुए उसके पास आती है और फिर वो अपने मैजिक से उस पेंडेंट के ऊपर कुछ करती है जिससे कि वो गायब हो जाता है। और यहाँ पर लोगों को पता चल जाता है कि वो किसी पेंडेंट का यूज कर रहा था। कुछ लोग चिढ़ते हैं कि वो तो यहाँ पर काले जादू का इस्तेमाल कर रहा था, और कुछ लोग बोल रहे होते हैं जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो किसी महंगे चीज का इस्तेमाल कर रहा था और उसकी कीमत इतनी होगी कि जितने में एक पूरा घर खरीदा जा सके। और यहाँ पर MC को 200 पॉइंट मिल चुके होते हैं फिर कैसे एक विलन की तरह अपेयर होने के लिए। MC सोचता है वाह मैंने तो काफी सारे पॉइंट्स कमा लिए। ऐसा लगता है कि स्कूल के अंदर ही गड़बड़ी पैदा करना सबसे ज्यादा सुरक्षित और कारगर तरीका है। तभी टीचर कहती है फ्रे मेरे साथ हो, मुझे पर्सनली तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर नेक्स्ट दिन में ये लोग मीटिंग रूम में होते हैं और टीचर उससे बोल रही होती है तुम अकेडमी में इलीगल काले जादू वाले मैजिक आइटम लेकर आ रहे हो, आखिर ये सब क्या है? तुम ये सब क्या सोच के कर रहे हो? रे कहता है ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना तुम बता चढ़ाकर बता रही हो, ये तो बस एक छोटी सी चीज है। टीचर उससे कहती है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। और यहाँ पर सिस्टम उसको उसकी इमोशनल स्टेट दिखा रहा होता है और वो ये देखकर सोचता है जैसा कि उम्मीद थी जिसको अभी भी मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता हो रही है, लेकिन अब मैं यहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। वो उससे कहता है मैंने सोसाइटी के हिसाब से खुद को अच्छे से ढाल लिया है और इमोशनल अपील करना तो एकदम बेकार है और ईमानदारी से जीना तो सिर्फ बेवकूफ़ों का काम है। जो सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलती है चलो ठीक है, जबकि ये तुम्हारी पहली गलती है तो मैं इसे नज़रअंदाज कर दूंगी। फिर यही कहता है जैसा कि तुमसे उम्मीद थी सिस, वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगे थे और इससे मेरा भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तभी वो उससे कहते हैं लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे को उस स्टॉप पर ले जाना पड़ेगा जहाँ से तुमने ये खरीदा था। मैं वहाँ पर जाऊँगी और सब डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जो सुनकर वो कहने लगता है वो ये तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, मेरे को भी कल वहाँ पर जाना है और मैं वहाँ पर जाकर कुछ खरीदूंगा। जो सुनकर वो अपना सर पकड़ लेती है और कह रही होती है फिर मैं वहाँ से कुछ खरीदने की बात नहीं कर रही हूँ। फ्रे कहने लगता है ठीक है जो भी हो, तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हो, ठीक है आप लोग कल चलेंगे वहाँ। और वो वहाँ से निकलने लगता है और दरवाज़ा बंद करते हुए चला जाता है। और उसके जाने के बाद वो कह रही होती है फ्रे आखिर तुमको हो क्या गया है, तुम इतने ज़्यादा क्यों बदल गए? और फिर यहाँ से फ्रे अपने कमरे में जाता है जहाँ पर कहना उसका स्वागत करती है माशा बोलते हुए। और वो कहता है छिट मैं तो भूल ही गया था कि तुम यहाँ पर, और बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और बोलने लगता है बाय द वे आखिर ये क्या चीज़ है? और वो बोलती है ये मेरी छोटी बहन काटिया की तरफ से एक बिल्ली वाला सॉफ्ट टॉय है, क्या ये क्यूट नहीं है? वो बोलता है बकवास है और मुंह फेर कर सोने लगता है, जबकि वो मनी मन सोच रहा होता है वैसे क्यूट तो बहुत है। और कहने लगता है जल्दी करो और सो जाओ। और वो भी कहते हैं गुड नाइट। और फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। बीच रात में अपना एम से उठता है और कहने की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, लगता है कि ये सो गई है, ठीक है अब मैं कल के लिए तो मैं एनर्जी दूंगा और फिर सोने चला जाऊंगा। और पीछे जो कैड है उसे इस तरीके से हाईलाइट किया जाता है जिससे कि वो संदेह और सब कुछ देख रही है और वो वाकई में यहाँ पर थोड़ी हरकत कर रही होती है, जबकि अपना जो MC है वो कहना के बॉडी के पास आकर हाथ हिलाते हुए चेक कर रहा होता है कि ये सच में सोई है कि नहीं। और फिर यहाँ पर कान्या बताती है फिर ये अचानक से खून की उल्टी कर रहा था तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। दिन के दौरान मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रही और मैंने कुछ भी सस्पिशियस मूवमेंट अब नहीं करी।
और फिर उसने चुपके से ये डॉल बना ली होती है और अभी फिलहाल उसकी कॉन्सियसनेस डॉल के अंदर होती है और वो डॉल के जरिए उसके ऊपर नजर रखी होती है और वो सोच रही होती है, लेकिन जब मैं सो रही होंगी तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ या गलत काम तो करेगा और फिर तभी मैं उसको नंगे हाथ पकड़ लूंगी। इसलिए अब बस तुम सिर्फ इंतजार करो। और वो यहाँ पर अपने हंसी ऊँचे करने लगता है और बोल रहा होता है, लगता है कि तुम सो चुके हो तो चलो शुरू करते हैं। और वो यहाँ पर उसके शर्ट को ऊपर की तरफ उठाकर उसके पेट को टच कर रहा होता है। हालांकि ऐसा कर कर वो उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है, लेकिन पीछे बेटे कहने कुछ और ही सोच रही होती है और बोल रही होती है, ये परवर अचानक से ये सब क्या कर रहा है, इसे तो जाकर लेट नाइट पार्टीज करनी चाहिए, ये इस कम कहीं का मैं पक्का इसको मार डालूंगी। जब मैं अपने बर्थडे में वापस जाऊंगी तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तड़पा तड़पा कर धीरे धीरे मारूंगी फ्रेई। लेकिन फिलहाल वो बस उसे देख ही रही होती है और सोच रही होती है, लेकिन फिर भी आखिर वो कर क्या रहे मेरे पेट के ऊपर इस तरह से हाथ रखकर, और वो काफ़ी दर्द में लग रहा है। नहीं, वो एक नंबर का बहुत ही बड़ा स्कम बैग है, ये सब इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, फिर ये पक्का अपना असली कलर शो करेगा। कि तभी फ्रेई एकदम से थक कर बैठ जाते हैं और सांसें भरते हुए कह रहा होता है, इतना काफ़ी होना चाहिए। और फिर वो एकदम से खड़े होने लगते हैं, उसके पसीने आने लगते हैं कि अब आखिर ये क्या कर रहा है। और फिर तभी वो मुड़ते हुए उसी के पास आ जाता है, डॉल के पास, और वो घबरा जाती है और सोच रही होती है कि इसने मेरे को नोटिस कर लिया। मेरे ब्लैक मैजिक को पहचान पाना तो किसी फिटनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कि तभी वो एकदम से उठा लेते हैं और खुश होते हुए कहने लगता है, सच में ये कितना ज़्यादा क्यूट है, और एकदम से अपने गाल के पास लाकर रगड़ने लगते हैं और बोल रहा होता है, सच में इसका फर भी कितना ज़्यादा फ्लफी है। और फिर वो उसको लेकर बिस्तर पर आ जाता है और उसके पेट को टच करने लगता है और वो उसके पेट को बार बार टच कर रहा होता है। तो फिर वो एकदम से आवाज़ कर देती है म्याऊं करके, जो देखकर वो कहते हैं, ओ मेरे को समझ में आ गया है, मतलब कि जब मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये म्याऊं की आवाज़ निकालेगी। तो फिर वो उसको वहीं वहीं इस प्रेस करना शुरू कर देते हैं और वो म्याऊं म्याऊं कर रही होती है और वो कह रहा होता है, सच में मेरे को भी जैसा एक टॉय अपने लिए खरीदना चाहिए। और रात ऐसी निकल जाती है, वो उसे रात भर म्याऊं म्याऊं करवाता है। और फिर इसके बाद जैसे सुबह होती है, हम सब अपने बिस्तर पर उठकर बैठता है और फिर उसके नज़र कैरन के ऊपर पड़ती है। वो उसे कहने लगता है, क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह। और वो बोलते हैं, कुछ भी नहीं, बस मेरा पेट थोड़ा सा दर्द कर रहा है। ये सुनते से वो चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से बाथरूम जाओ। तो वो अपना पेट पकड़ते हुए जाने लगती है और बोल रही होती है, मैं ठीक हूँ। और वो पीछे से कह रहा होता है, सच में ये कितना डिस्गस्टिंग है। और फिर तभी उसको यहाँ पर सिस्टम 200 पॉइंट दे देता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी चीज़ की, जो देखकर एमसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे को पॉइंट किस चीज़ के मिल रहे हैं। और फिर तभी यहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन भेजते हुए उसे बताता है कि तुमने काफ़ी पॉइंट इकट्ठा कर लिए हैं, एबल पॉइंट, इसलिए तुम बिगनिंग लेवल के मिडिल स्टेज पर पहुंच गए हो, तो तुम्हारे डे स्टोर अनलॉक कर दिया गया है। तो फिर वो थोड़ा चीज़ें देखने लगता है और बोल रहा होता है, वाह अब यहाँ पर तो काफ़ी सारे आइटम्स अवेलेबल हैं, ये वाला और ये वाला भी अच्छा है। कि तभी एकदम से सिस्टम की न्यू नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस विंडो को देखकर सोच रहा होता है, अरे ये तो एक मेन क्वेस्ट है। और क्वेश्चन में यह होता है कि डेमोड्रे के ऊपर एक अटैक होने वाला है और तुमको उस अटैक के पीछे के कल्प्रिट को पकड़ना है। और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हारा हीरो वेपन अवेक हो जाएगा, लेकिन अगर फेलियर होता है तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी भी कम हो जाएगी और साथ ही लाइफ फोर्स भी। एमसीए कुछ देखता है और सोच रहा होता है, सबसे पहले मुझे नीलामी में जाकर वो खास चीज़ खरीदनी होगी। मैंने इससे वादा किया था, इसलिए सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और फिर तभी दरवाजे पर टीचर आ जाती है, जिसको हिसिस कहकर बोलता है, शायद असल में बहन भाइयों। और वो दरवाज़ा ठोकती है और बोल रही होती है, फ्रेई क्या तुम अंदर हो। तो फिर वो केना को ऑर्डर देता है जाकर दरवाज़ा खोलने के लिए और वो दरवाज़ा खोलती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है टीचर बोलते हुए। टीचर उसको देखकर हैरान हो जाती है और बोल रही होती है, केन्या आकर तुम यहाँ पर क्यों हो। केन्या बताती है, यंग मास्टर के सर्वेंट के तौर पर मेरे को उनके साथ रूम शेयर करने की परमिशन मिली है। जो सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, फ्रेई क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम किसी लड़की के साथ इस तरह से अकेले कमरे में कैसे रह सकते हो। ये देखकर वो हंसते हुए कहता है, जैसा कि एक वर्जन से उम्मीद थी सिस, तुम्हें भी जल्दी ही इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुमने तो अपना शादी करने का मौका ही गवा दिया था। जो बात सुनने के बाद वो एकदम टूट जाती है, उसके दिल पर लगती है। और यहाँ पर जो कहने है वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है, टीचर मैं गारंटी देती हूँ कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो रहा है और यहाँ पर अपनी सिस को हरेस करने के उसको 100 पॉइंट मिल चुके होते हैं। और फिर वो उसको धक्का देते हुए ले जाने लगता है और बोल रहा होता है, सीरियसली आकर तुम कब तक यहाँ पर इस तरह से फ्रीज होकर खड़ी रहोगी, जल्दी करो, अब उनको पीछे वाली गलियों में भी जाना है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो उसको उसी इलाके में ले आया होता है जहाँ से उसने ब्लैक आइटम खरीदा था। वो उसे कह रही होती है, फिर क्या यही वाकई में सही प्लेस है। वो बोलता है, शट अप और बस मेरे पीछे आओ इस तरफ से। और फिर वो उन पतली गलियों में चलना शुरू कर देते हैं। उन गलियों में जो नज़ारे दिखते हैं उसको देखकर टीचर थोड़ी चिढ़ से जाती है और बोल रही होती है, आखिर ये कैसी जगह है। और
उसके रिएक्शन देखकर बेई सोच रहा होता है। वेल ये समझ में आता है जिसको ऑलरेडी इस एम्पायर के करप्शन और इनजस्टिस सिस्टम के बारे में पता है, लेकिन उसने कभी भी अपनी आंखों से सारी चीजें विटनेस नहीं करी थी। वो उससे कहती है जल्दी करो और मुझे स्टोर पर ले चलो, स्टोर का काम निपटाने के बाद मैं इस पूरे एरिया को भी साफ कर दूंगी। और वो इशारा करते हुए बताता है कि दुकान तो ठीक हमारे सामने ही है। वो कहती है अच्छा ये जगह है, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं जल्दी से फिनिश कर कर आती हूँ। उसके एटीट्यूड को देखकर वो अपना सर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था से सभी भी बिल्कुल सेम है, और बोल रहा होता है मुझे अभी अपने मेन कुछ की तैयारी करनी है, इसलिए प्लीज मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा काम मत बढ़ाओ। और फिर तभी यहाँ पर उसी साइड से कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर 2-3 लोग होते हैं जो कि बच्चों को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, और जब वो मदद के लिए चिल्लाते हैं तो वो लोग उनका मुंह बंद कर देते हैं। और उनको पकड़ने के बाद वो अपना धड़ की पनाह दिखाते हुए कह रहे होते हैं सच में कितनी बढ़िया मछली हाथ लगी है, हमारे मालिक इससे ज़रूर खुश होंगे। और यह सब देखकर ओब्वियसली रे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है डेफिनेटली मैं जिसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो फिर अब यहाँ से एम्स उन लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। वो लोग उन बच्चों को लेकर किसी जगह में चले जाते हैं, और एम्स भी फटाक से भगते हुए उस जगह पे आ जाते हैं और बोल रहा होता है अरे ये जगह तो, और इस सामने 2 लोग खड़े होते हैं जो कि उसे कह रहे होते हैं सॉरी बच्चे, लेकिन यहाँ पर बच्चों का जाना बिल्कुल भी मना है। अब ये बात सुनते ही वो थोड़ा हंसता है और फिर उन्हें पैसों की पोटली देता है वो, जिसके बाद वो लोग उसे अच्छे से अंदर जाने देते हैं। और फिर वो अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर एक लेडी उसका वेलकम करती है और उसे किताब दिखाते हुए कहने लगती है बताओ तुम्हें इनमें से कौन चाहिए। एम से कहता है मैं कुछ भी डिसाइड करने से पहले वाकई में उन्हें देखना ज़्यादा पसंद करूंगा। वो लेडी हंसते हुए कहती है तुम छोटे हो इसलिए तुमको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग ये सर्विस ऑफर नहीं करते। अब ये सुनते ही एम से हंसता है और फिर वो उसके सामने भी पैसों की पोटली फेंकता है, जिसके बाद वो उसे ले जाने लगती है और बोल रही होती है पहले जिस तरफ से आई है। एम से भी उसके पीछे पीछे आते हैं और सोच रहा होता है जैसा कि उम्मीद है यहाँ पर एक सीक्रेट स्पेस है। और फिर तभी वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, उसके विंडो के ऊपर सडनली एक कुछ आ जाता है। इसके सामने असल में जो लेडी है वो सकूम्बस क्वीन है, और जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर डीमन किंग के सबऑर्डिनेट यहाँ पर क्यों है। अब तो ये मामला और भी ज्यादा सस्पिशियस हो गया है, मुझे और आगे और भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और वो लेडी बोलती है आप लोग आ चुके हैं, अब तुम यहाँ से बेझिझक चारों तरफ अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पर हमसे थोड़ा आसपास देखना शुरू करते हैं और वो लेडी बोल रही होती है कस्टमर आ गया है तो प्लीज सब लोग जरा अच्छे से मुस्कुराओ। तो उसकी बात सुनने के बाद अब यहाँ पर सारी लड़कियां हंसने का नाटक करती हैं और स्माइल करते हुए उसको वेलकम करती हैं। तभी वो लेडी कहती है लगता है कि यंग मास्टर के लिए ये सब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तभी हमसे कहते हैं नहीं मुझे ये पसंद आया, और एक्चुअली मेरे को छोटी ज़्यादा पसंद होती हैं और मुझे इनसे भी छोटी चाहिए, और मैं तुम्हें पैसों का एक बैग दूंगा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है। अब पैसों का बैग पाकर वो और ज़्यादा खुश हो जाती है और बोल रही होती है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर वो एक दीवार के पास आती है और उसको टच करती है तो वो दीवार ओपन हो जाती है जो कि एक सीक्रेट दरवाज़ा थी, और वो बताने लगते हैं कि इसी दरवाजे के पास कि तब यहाँ पर एम से उसमें एक जोर की लात मारता है और वो दीवार से ठोकर वहीं गिर जाती है। और एम से उस पेस के अंदर घुस जाते हैं और बोल रहा होता है चुपचाप बस वहीं पर पड़ी रहो, मैं जरा अंदर चेक करने जा रहा हूँ। और फिर एम से जैसे अंदर पहुंचता है तो सब कुछ उसके सामने होता है, जो देखकर वो कहने लगता है डैम इट, तो ये सकूम्बस क्वीन का प्लान था। तो यहाँ पर डेमन किंग को जगाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये मैजिक सर्कल है और ये वो इंसान है जिनका वो इस्तेमाल करेगी, तो वो उनको इकट्ठा करने के लिए ये जगह इस्तेमाल कर रही है। और अब एमसी को देखकर वो बच्चे मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और फिर तभी यहाँ पर सकूम्बस क्वीन भी आ जाती है और बोल रही होती है तो तुमने ये सब देख लिया। और वो अपने साथियों से कहती है जल्दी से जाओ और इसे जिंदा पकड़ लो। एम से सोचता है अगर बच्चों ने मेरा चेहरा देख लिया तो थोड़ी मुसीबत हो सकती है, तो वो सबसे पहले मास्क अपने चेहरे पे लगा लेते हैं और तलवार निकालते हुए कहता है तुम लोग बस प्लीज थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। और फिर वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उन सबको इजीली मार देता है, जो देखकर सकूम्बस क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोल रही होती है आखिर तुम हो कौन। और उन सबको ठिकाने लगाने के बाद एम से उसी की तरफ बढ़ता है। वो घबराते हुए कहती है मेरे पास मत आओ, आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम्हें डीमन किंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी, यहाँ तक कि रात में मैं तुमको सर्व भी करूंगी। और वैसे भी सकूम्बस इस काम में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तभी एम से अपनी तलवार को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और वो कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, ये डील इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं उन लोगों के साथ डील नहीं करता जो कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इस तरह से एम से यहाँ पर उसको निपटा देता है और साथ ही सभी बच्चों को बचा लेता है। और फिर नेक्स्ट दिन में सभी बच्चे उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और वो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है और तुम लोग अच्छे से अपने घर चले आना। और वो बाय बाय करते हुए अलग हो जाते हैं। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि तुमने सडन अपेयर हुए कुछ को कंप्लीट कर लिया है, तो अब तुम अपने लिए रिवॉर्ड चूज कर सकते हो। तो फिर वो रिवॉर्ड देखता है और बोलने लगता है कि सडन क्विज के हिसाब से रिवॉर्ड तो कम ही है। कि तभी एक लड़की उसके पास आती है और बोलने लगती है एक्सक्यूज मी, आखिर तुमको कैसे पता चला कि हम लोग वहां पर थे।
और यहाँ पर सिस्टम उसको उस लड़के के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, जैसे कि उसका नाम, एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी और एट्रीब्यूट। एम्स उसको देखकर सोच रहा होता है ये तो वही बच्ची है जिसको उन्होंने कुछ देर पहले सड़क से पकड़ा था। चलो मैं इस नाम को इसी बच्चे को दे देता हूँ। अगर उसके पोटेंशियल को सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो वो सच में हिस्ट्री बना सकती है, इसलिए मैं उसे मौका दूंगा। और फिर यहाँ पर एम्स उसको रिवॉर्ड वाला आइटम दे देता है, ये कहते हुए कि ये एक लकी चार्म है। और वो कहते हैं आकर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। वो कहने लगता है वेल ऐसा समझो कि मैं इस कंट्री के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और वो उससे कहती है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। एम्स उससे कहता है इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तो बस वही किया जो कि एक हीरो की ड्यूटी होती है। और तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है, और तुम्हें जादू सीखना चाहिए, तुम्हारे पास टैलेंट है। और इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। तो फिर यहाँ पर वो लड़के उस अंगूठी को पहन लेती है और हाथ जोड़ते हुए कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हीरो, हमें पूरी लगन से मैजिक सीखने की कोशिश करूंगी और तुम्हारी काइंडनेस को जरूर रिपे करूंगी। प्लीज जब तक के लिए मेरा इंतजार करना। और कहानी सुनाने वाला कहता है उस मोमेंट पर फ्रे को कोई भी आइडिया नहीं था कि इस घटना से आगे चलकर एक अनइमेजिनेबल बदलाव आएगा। तो फिर इसके बाद हमें स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी टीचर गई थी, उसने उस स्टोर को पूरा तोड़ फोड़ दिया होता है। और फिर तभी फ्रे भी यहाँ पर आ जाता है, तो वो उससे पूछने लगती है आखिर तुम कहाँ पर भटक रहे थे। फ्रे ही सोचता है मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन अब ऑक्शन में जाने का टाइम हो गया है। और वो उससे बोलता है ज़रा रुको, मुझे इन्फॉर्मेशन गेट जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि आज के नीलामी में कोई ब्लैक मैजिक वाला आइटम आने वाला है। अब ये सुनते से वो चौंक जाती है और उसको कॉलर से पकड़ते हुए कहती है आप लोग जरा सा भी टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, मेरे को उस लोकेशन पर फटाक से लेकर चलो। फिर यही कहता है वहां पर एक बैरियर है जिसकी वजह से बिना टिकट वाला पर्सन अंदर नहीं जा सकता। लेकिन ये सुनने के बाद भी वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और घूरे जा रही होती है। तो वो कहने लगता है वैसे एक रास्ता तो है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो उसका हाथ पकड़कर छिपक कर चल रही होती है और कह रही होती है क्या वाकई में यही अकेला मेथड था। फिर यही कहता है मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था बिना टिकट के एंटर करने के लिए तुम्हें मेरे लवर के तौर पर एंट्री करानी होगी। वो बोलती है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे को अपने साथ इतना छिपक कर क्यों चलवा रहे थे। एमसी कहता है करेक्ट करनी है तो अच्छे से करो। एमसी सोच रहा होता है ये रिस्क है, लेकिन मेरी बहन से बेहतर कोई भी अच्छा बॉडीगार्ड नहीं है और ये देखने में बहुत ही नॉर्मल सा आइटम लगता है, इसलिए हमें इसे बिना किसी दिक्कत के हासिल कर लेना चाहिए। और फिर तभी यहाँ पर एनसी को एकदम से कुछ एहसास होता है और वो साइड में देखकर शौक जाते हैं और सोच रहा होता है जरा एक मिनट रुको। और फिर तभी स्टेज पर कोई आइटम आया हुआ होगा, तो जो उसकी सिस्टर है वो तलवार निकालने लगती है और उसे पूछ रही होती है क्या ये वो आइटम है। जबकि उसका ध्यान तो साइड में होता है और विंडो ओपन हो रही होती है और उसे पता चल जाता है कि टीचर के साइड में जो लड़की बैठी हुई है वो कहना है। और वो सोच रहा होता है आखिर कहना यहाँ पर क्यों है, कि तभी उसके दूसरी साइड में कोई लड़की आकर बैठ जाती है और सिस्टम से उसे पता चलता है कि ये केलेना है। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये भी आ गई। और फिर जैसे उसकी नजर सामने पड़ती है सिस्टम से उसे पता चलता है कि उसके सामने फ्रोच बैठी हुई है, वही सेथनेस वाली लड़की। अब ये सब देखकर वो अपना सर पकड़ लेता है और सोच रहा होता है शिट ये तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है। और वो अपनी बहन से कहता है प्लीज मेरे को नाम से मत बुलाना। और वो सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये तीनों भी वही चीज पाना चाहते हैं जो कि मैं चाहता हूँ। क्या तुम लोग मेरे को उस चीज के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले हो जो कि हर चीज को डोमिनेट कर सकती है। और फिर तभी यहाँ पर होश अनाउंस करने लगता है कि एक मिस्ट्रेस आइटम आ चुका है और ये बाहर से बहुत ही नॉर्मल लगता है और ये वो यही ब्लैक काला पत्थर होता है और एनसीबी इसी के पीछे ही पड़ा हुआ है। और वो सोच रहा होता है फिलहाल इन सब के बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, पहले मेरे को उस आइटम को सिक्योर कर लेना चाहिए। और सिस्टम इसके बारे में बताता है ये स्टोन ऑफ डोमिनेशन है, इसके जरिए तुम किसी बंदे को सप्रेस कर कर उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर कर उसको काबू में कर सकते हो। और पहले मिशन को कंप्लीट करने के लिए ये पत्थर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके उस मिशन को पूरा करना इम्पॉसिबल है। और फिर तब यहाँ पर अनाउंसर बैटिंग स्टार्ट करता है, 1 गोल्ड से बैटिंग स्टार्ट होगी। तो फिर यहाँ पर कोई 15 लगा देता है और ये अपना एम से ही होता है। और वो मनी मन सोच रहा होता है माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी कोई भी चांस नहीं देने वाला, इस दुनिया में मनी ही सब कुछ है और एम्पायर के ड्यूक फैमिली के पैसे को बिल्कुल भी कम मत आपना। तो अब ये देखकर अनाउंसर कहता है तो 15 गोल्ड, क्या कोई और है जो कि इससे ज्यादा लगा सकता है। तभी यहाँ पर साइड सेकंड अलावा 20 लगा देती है। और फिर तभी यहाँ पर वो सेथ ने भी अपना बोर्ड उठा देती है जिसके ऊपर 10,000 लिखा होता है, जो देखकर वो अनाउंसर भी बौखला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है विश्वास नहीं होता 10,000 गोल्ड कॉइन। और फिर जैसे ही वो ये बात सुनती है सेथ ने खुद परेशान हो जाती है और कहने लगती है शिट वो मैंने गलती से लिख दिया था। और अब ये देखकर फिर ही पीछे से अपना सर पकड़ने लगता है, लेकिन अब बेड यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो फिर वो 11,000 कोड लगा देता है और सोच रहा होता है सच में कितनी क्लमसी गले है कि तभी यहाँ पर वो कोई 12,000 गोल्ड कॉइन लगा देता है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उसी बंदे की तरफ देखने लगता है और सोच रहा होता है लगता है कि यहाँ पर एक और अजीब इंटरेस्ट रखने वाला पर्सन है, क्योंकि वो देखने से तो नॉर्मल स्टोर नहीं लगता है पहली नजर में, तो कौन ही नॉर्मल बंदा उसके ऊपर इतना पैसा लगाएगा जो भी हो। और फिर यहाँ पर एमसी 13,000 गोल्ड लगा देता है। तो अब ये देखकर वो बंदा 20,000 गोल्ड लगा देता है
तो अब ये देखकर एमसी 22,000 लगा देता है, तो फिर वो पूरे 30,000 लगा देता है और आराम से चला रहा होता है। विश्वास नहीं होता है, यहाँ पर तो ऑक्शन के रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और फिर 40,000 होता है, 50,000 होता है, फिर वो कहने लगता है कि इससे ज़्यादा कोई और फिर तभी लास्ट 55,000 होता है, जिसपे वो थोड़ा मारते हुए कहता है ठीक है अब इस 55,000 वाले ने ऑप्शन जीत लिया है। और यहाँ माउंट एमसी का ही होता है और वो खुश होते हुए सोच रहा होता है मेरे को अपने लिमिट को पुश करना पड़ा, लेकिन आखिरकार मैंने इसे सिक्योर कर लिया है। जबकि वो बंदा इसे चिढ़ चुका होता है और एमसी की तरफ ही देख रहा होता है कि तभी यहाँ पर कोई डार्क मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और एमसी को उसका ऑरा महसूस हो जाता है और ये कहने ही होती है और एमसी उसे देख रहा होता है और दोनों के बीच में बैठी टीचर ये सोच रही होती है 55,000 ये मेरे कितने ही साल के सैलरी के बराबर है यार। और फिर वो यहाँ पर अपने डार्क मैजिक को पूरे में काश करते हुए अंधेरा करने लगते हैं शायद, और एमसी सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है, मेरे को शुरुआत से अजीब लग रहा था कि वो इतने ज्यादा शांत क्यों है। अब मैं समझा वो शुरुआत से ही इसको चुराने का प्लान बना रही थी और वो यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पूरे में अंधेरा सा कर देते हैं शायद, और एमसी आगे बढ़ने लगता है तेजी से और कह रहा होता है सभी लोग शांत हो जाओ, मैं जरा देख कर आता हूँ कि क्या हो रहा है। और वो फटाक से रेस्टोरेंट की तरफ भी जा रहा होता है और सोच रहा होता है डैम इट, यहाँ पर तो चीज़ें और बेहतर बदतर हो गई हैं, अभी इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, बाद में देखा जाएगा, पहले मेरे को इस चीज़ को सिक्योर करने की ज़रूरत है। और वो जैसे उसको पकड़ने लगता है तभी यहाँ पर कैनेला आ जाती है जो कि उसको किक मारते हुए दूर उड़ा देती है और उससे कहती है तुमको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, आखिर तुम कौन हो, बेहतर होगा कि सबसे पहले तुम खुद को इंट्रोड्यूस करो। तभी एमसी से कहता है जरा नीचे तो देखो, उसने यहाँ पर फायर किक मारी थी शायद, जिससे उसके नीचे की लेगिंग जल चुकी होती है और उसके नीचे की बॉडी हल्के से एक्सपोज हो चुकी होती है, पाँव दिख रहे होते हैं उसके और स्कर्ट भी जल के बिल्कुल छोटी हो गई होती है। तो ये देखते से वो एकदम शर्मा जाती है और बैठ जाती है और बोल रही होती है सच में तुम कितने बेशरम डेविल हो। सेथनेस भी कहने लगती है सच में ये कितना ज्यादा भयानक काम है, जरूर तुम डेमन किंग के ही मिनियन हो गए। और फिर वो उसको यहाँ पर परवर्ट डेमन बोलते हुए अपना मंत्र बड़बड़ाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जो देखकर मैम से मनी में चलाते हुए कह रहा होता है नहीं नहीं मैं कोई डेविल नहीं हूँ और ना ही मैंने वो आग लगाई थी। और फिर तब यहाँ पर सेथनेस अपनी एनर्जी से शील्ड बनाकर उसके ऊपर गिरा देती है और फिर जैसे धुआं हटता है वो हैरान हो जाती है, एम से एकदम ठीक होता है। वो कह रही होती है कैसा हो सकता है, मेरा डेक ने तो तुमको डायरेक्टली हिट करा था। एमसी सोचता है ये लड़के या एक्साइटमेंट में अपना कंट्रोल खो बैठती है और फिर यहाँ पर वो दोनों लड़कियां उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सेथनेस कहती है जरूर कोर्ट का ट्रायल होगा और मैं इसे दिल से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, जबकि दूसरी बोल रही होती है अगर तुमने मेरे नीचे देखा है तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कि तभी यहाँ पर एकदम से उन दोनों के बीच में से एक पर्सन गुजर तो वह सीधा एमसी के पास आ जाता है और जैसे भी लड़कियों के पास से गुजरा होता है वो दोनों लड़कियां वहीं गिर कर थोड़ी बेहोश हो जाती हैं और एमसी उसको देखकर सोच रहा होता है तो वही अजीब इंटरेस्ट वाला पर्सन है, बाकी इस पे क्या प्रॉब्लम है। और फिर तभी वो मार्क्स हटाता है और बोलता है मिलने के लिए ये कितनी शानदार जगह थी फ्रेरियन स्टारलाइट, और मैंने उन लोगों को चुप करा दिया क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे थे। और यहाँ पर सिस्टम भी उसको उसके बारे में सब बता देता है और उसका नाम देखकर एमसी को पता चल जाता है। वो घबराते हुए सोचता है ये तो द ग्रेट डेमन यूक्रियस है, आखिर ये यहाँ पर क्यों है। एमसी घबराते हुए कहता है क्या तुम लॉर्ड यक्सियार हो, और उसके सामने झुककर उसे थोड़ा रिस्पेक्ट देने लगता है। वो उससे कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ पर स्टोन ऑफ डोमिनेशन लेने के लिए आए हो। ये सुनते से एमसी चौंकने का नाटक करते हैं और कहने लगता है क्या स्टोन ऑफ डोमिनेशन, मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो आइटम इतना प्रीशियस है। यूक्रियस उससे कहता है ये अकेला एक ऐसा टूल है जो कि मेरी पावर को एनहेंस कर सकता है। अब ये सुनते से एमसी सोचने लगता है तो पास्ट लाइफ में ये स्टोन जिसके पास गया था वो यही डेमन था। और दूसरी साइड जो उसकी सिस्टर रहती है वो केना के ऊपर ही हमला करने लगती है और वो डेमन बोल रहा होता है इसके साथ डेमन किंग आरबी भी मेरे को इग्नोर नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी। और बाय द वे वो दोनों कौन है, और वो बताता है जो रेड कपड़े वाली दिख रही है ना उसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उस जोडमैन का ब्रेन वॉश कर दिया था। और वैसे मैं ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि स्टोन मिलने के बाद में और कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। वैसे करंट स्टेट में भी मैं काफ़ी पावरफुल हूँ। अब ये संदेश से एम से अपनी तलवार निकालने लगता है और कह रहा होता है मेरे को राहत मिली ये जान करके तुम अभी इतने कमज़ोर हो, और वो फटाक से उसके ऊपर अटैक करते हुए पार हो जाता है और बोल रहा होता है मुझे लगा था कि तुम कम से कम डीमन लॉर्ड लेवल के तो हो गए ही। और फिर वो सामने देखता है तो उसकी बहन कान्या को मारने वाली होती है, तो उसको बचाने के लिए वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और इन सबके बीच में उसके शर्ट का बटन निकल कर ही नीचे गिर जाता है। और फिर तभी उसकी बहन तलवार चला देती है। कान्या डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर जैसे वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके चेहरे के ऊपर खून लगा होता है और वो देखती है उसके सामने अपना एमसी आ गया होता है जिसने उस वार को अपने पीठ के ऊपर ले लिया होता है और उसकी हालत बेकार हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसने केना को पकड़कर उसको बचा लिया होता है और केना भी ये देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है क्या तुम ठीक हो। तभी यहाँ पर एमसी हाथ आगे बढ़ाते हुए तलवार उठा लेता है और अपने बहन से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है। वो उसको देखकर कहने लगती है आखिर तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो। और एमसी सोच रहा होता है ये बुरा है, भले ही मैंने उस शेर को मार डाला है लेकिन उसके ब्रेन वॉशिंग का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और क्या मैं अपने करंट स्ट्रेंथ में फुल स्ट्रेंथ के साथ इसको हरा भी पाऊंगा।
और फिर तभी एकदम से एम से चिल्लाते हुए उसके ऊपर वार करके पार हो जाता है और यहाँ पर वो अपने टीचर को हरा देता है। वो एकदम से बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ती है और वो सोचता है इससे ब्रेन वॉशिंग टूट जानी चाहिए और अब मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। कि तभी कहना उसे आवाज देते हुए कि तेज रुको, आखिर तुम हो कौन। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहां से भगते हुए चला जाता है और वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ गिर गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा और मुझे स्टूडेंट रूम तक पहुँचने तक इंतजार करना होगा और जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंच जाता मुझे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पर ऑक्शन में हमें लड़कियों का सीन दिखाया जाता है प्रिंसेस और सेंथनेस का, जिसे उस बंदे ने बेहोश कर दिया था। तो अब उन दोनों को होश आ गया होता है और कैनन अपना सर पकड़ते हुए बोल रही होती है ये क्या था, ऐसा लगा जिससे कि मैं सपना देख रही थी। और फिर तभी उसके पैरों के नीचे खून आता है जिसको देखकर वो एकदम से उछक पड़ती है और सर देखकर बोल रही होती है आखिर ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर सेथनेस भी उसको देखकर डर जाती है और फिर तब यहाँ पर किला की नजर केन यहाँ पर पड़ती है जो कि अभी एमसी की तरफ देख रही थी और बोल रही होती है आखिर वो था कौन। और यहाँ पर केनेला बोल रही होती है अरे केन्या आसान तुम। और फिर यहाँ पर वो भी उसकी तरफ देखती है और बोलने लगती है अरे प्रिंसेस तुम यहाँ पर क्यों हो। और वो उसे पूछते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास भी पिछले लाइफ के सारे मेमोरीज हैं, है ना। प्लीज मेरे को आंसर करो, क्या तुम फ्रे के दोस्त हो या दुश्मन। कहना फटाक से बोलती है दुश्मन, जो सुनने के बाद वो हंसते हुए कहती है तुमने तो इमीडिएटली आंसर कर दिया, आई लाइक इट। और वो उससे पूछती है क्या तुम फ्रे एक्सटर्मिनेशन अलायंस में शामिल होना चाहोगे, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। और वो उसे बताती है ये कैसे अलायंस है जहाँ पर हम लोग इकट्ठा होकर रेगुलरली उस बादशाह को मारने के मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि उस इस कमबैक को कैसे मारा जाए। और फिर तभी वो कहने लगती है फिरोज क्या तुम ठीक से स्टडी कर भी रही हो। ये सुनते से वो थोड़ी घबरा जाते हैं, वो उसके ऊपर चलाना शुरू कर देती है और बोलती है अगर इस बार भी शश ने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ले लिया तो फिर को वो मिल जाएगा जो एग्जैक्टली उसे चाहिए। और कान्य आसान भले ही ब्लैक मैजिशियन है एक ब्लैक मैजिशियन है लेकिन वो एक्सेप्शनल है, इसलिए प्लीज उसे कम्पीट मत करो। कि तभी कान्या की नजर किसी चीज के ऊपर पड़ती है, वो बोलती है ये क्या है। और फिर नेक्स्ट सीन में अपन को रात का सीन दिखाया जाता है। एम से बोल रहा होता है क्या दिन था और वो उस माउस को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद की पट्टी करते हुए कह रहा होता है अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो शायद से मैं मर जाता। और वहां पर तो डेमन किन का एक मेनियन भी अपेयर हो गया था सडनली और साथ ही सारे हीरोइन्स भी इकट्ठा हो गई थी। लेकिन मैंने अपना चेहरा छिपा कर रखा हुआ था और साथ ही मैंने अपनी आवाज़ भी बदल ली थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने किसी ने भी मेरे को पहचाना होगा और मैं एक्सपोज हुआ हूँगा। कि तभी दरवाज़ा खुलता है और केन्या की आवाज़ आती है सॉरी मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो गई। ये सुनते से वो फटाक से अपनी शर्ट पूरी तरह से पैक कर लेता है और सोच रहा होता है शिट ये तो बहुत जल्दी वापस आ गई। कि तभी वो उसके पास आकर उसको घूरने लगती है और उससे पूछती है यंग मास्टर आज आप कहाँ पर गए थे। और वो कहता है क्या मैंने तुमको पहले नहीं बताया था, मैं तो अपनी बहन के साथ बस शॉपिंग करने के लिए गया था और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझसे फालतू के सवाल पूछना बंद करो और लाइट बंद कर दो। और वो बिस्तर में जाने लगता है। कि तभी वो कहने लगते हैं ये तो अच्छी बात है, मैंने पीछे की गली में किसी ऐसी पर्सन को देखा था जो कि गुलाबी की तरह दिखता है यंग मास्टर। उसने एक मास्क भी पहना हुआ था लेकिन उसके हाथ में एक सिमिलर से तलवार थी। और वो कहता है तो क्या हुआ, लेकिन इस बात को कोई पक्का प्रूफ थोड़ी ना है कि मैं वहां पर था और मैं मना करता हूँ मैं वहां पर था ही नहीं। और तुमको क्या लगता है इस दुनिया में कितनी तलवारें मौजूद है, हो सकता है कि किसी के पास हो मेरी तरह ही तलवार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो कहती है अच्छा वैसे यंग मास्टर जब आप वहां से भागे थे तो आपने अपना स्टार शेप का ब्रोच गिरा दिया था। अब ये सुनते से वो फटाक से उठ जाते हैं और कहने लगता है इसे इस तरह से टच मत करो दो मुझे। तभी वो कहते हैं ये तो अजीब बात है, ये तो मुझे ऑक्शन वाली जगह पर ही पड़ा हुआ मिला था और तुम भागने के इतनी जल्दी में थे कि तुमको पता भी नहीं चला कि तुमने ये गिरा दिया है। अब ये सुनते से वो बेच को फेंक देते हैं और बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को सोने दो। रजाई उड़कर छुप जाता है और सोच रहा होता है शिट मैं तो फंस गया, उसने मेरे को ढूंढ लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। कि तभी वो उसके ऊपर से रजाई हटा देती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। वो बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और वो उसकी शोटे देख लेती है और कहने लगती है इस बात से डिनाई करना बेकार है, वो तलवार वो ब्रोच और अब यहाँ तक कि ये चोट भी, ये सारे एक सॉलिड प्रूफ है कि वो नकाफ कोश आदमी तुम्हें थे यंग मास्टर। तो अब मेरे को एक्सप्लेन करो आखिर तुमने मेरी मदद क्यों करी। और अब यहाँ पर एमसी की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी होती है कि उसने एक अच्छा काम किया है और इसे पता चल गया और वो इससे बोल रही है। तो अब यहाँ पर सिस्टम उसके ऊपर पेनल्टी एक्टिवेट कर देता है जिससे कि अब उसकी बेटलिटी और लाइफ स्पैन रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और वो दर्द के मारे वहीं बिस्तर में चिल्लाने लगता है और खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। कहना घबराते हुए कहते हैं यंग मास्टर आखिर आपके साथ सडनली ये सब क्या हो रहा है। और एमसे सोच रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा रेडिकुलस है, आज का दिन सचमुच अनएक्सपेक्टेड घटनाओं से भरा हुआ था। और फिर वो यहाँ पर एकदम से दम तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है, जो देखकर कहना घबरा जाती है और उसको आवाज़ लगाने लगती है। और फिर साथ ही वो कहती है ज़रा रुको ये एकदम वाकई में ठीक तो हो रहा है।
अगर मैं इसको इस हाल में छोड़ देती हूँ तो ये इवेंचुअली मर ही जाएगा। नहीं, मैं उसे इस तरह से मरने नहीं दे सकती। मेरे को उससे पूछना है कि उसने मेरी मदद क्यों करी, और मुझे जवाब मिलने के बाद उसे मारने में देर नहीं लगेगी। तो फिलहाल वो उसको यहाँ पर अपने मिर्चे का इस्तेमाल कर कर बचाने की कोशिश करने लगती है। नहीं, वो यहाँ पर उसको बचाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने मिर्चे का इस्तेमाल करते हुए उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, जहाँ से उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट दिन में वो उसके माइंड में होती है, उसके कॉन्शियसनेस में, और वो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस एकदम साफ सुथरी होती है। और वो भी ये देखकर हैरान हो जाती है और सोच रही होती है क्रिमिनल्स और विलेंस की कॉन्शियसनेस तो डार्कनेस से भरी होनी चाहिए, ये सब क्या है। कि तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जो कि उससे हेलो बोलता है। अब उसको देखते से वो अलर्ट हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हें ऐसे सबकॉन्शियस माइंड के मास्टर हो, और वो उसको अपने चैनल से पकड़ लेती है। और वो सोच रही होती है भले वो बच्चा है, लेकिन ये देखकर मेरे को लापरवाह नहीं होना है, उसके पास जरूर एब्सोल्यूट पावर होगी। और वो बोलती है ये शपथ का जादू है, मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब देने की तुमको शपथ लेनी पड़ेगी। तो फिर वो भी कह देता है ठीक है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब एकदम अच्छे से करूंगा, तो आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और अब यहाँ पर उसके शपथ लेते से वो क्षण गायब हो जाती है। कहना उसे बोलती है तो मेरा पहला क्वेश्चन, आखिर फ्रेई ने मेरी मदद क्यों करी। वो कहता है इसलिए क्योंकि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। जो सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है, लेकिन साथ ही चिढ़ते हुए कहती है इम्पोर्टेंट, उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद भी। और वो कहता है लेकिन इसके पीछे एक ठोस वजह थी, उसने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी लाइफ एनर्जी तक को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। अब ये सुनने के बाद वो थोड़ी और हैरान हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे पूरा यकीन नहीं हो पा रहा होता है। तो वो कहता है लगता है कि शब्द के लिए काफी नहीं होंगे तुम्हें कन्विंस करने के लिए, चलो तो मैं तुमको सब कुछ दिखाता हूँ। ये सब कुछ फ्रे के ट्रू फॉर्म के बारे में है। और फिर वो यहाँ से उसको सब कुछ दिखाना शुरू कर देता है, और फिर वो यहाँ पर उसको सब कुछ दिखा देता है कि क्यों उसने विलन बनने का फैसला किया था, और वो कब से इसको अपनी लाइफ फोर्स देकर जिंदा रखे हुए है, और वहाँ पर भी उसने इसकी मदद कर दी थी। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद वो अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है तो क्या ये सब कुछ बस मेरे लिए था। तो यहाँ पर फ्रे ने असल में जितने भी गलत काम किए थे वो मेरी और दुनिया के भलाई के लिए थे, और अभी उसकी हालत ऐसे इसलिए हो गई है क्योंकि अब मेरे को उसके बारे में पता चल चुका है। मैंने उसके प्रति नफरत और घृणा दिखाई, इसके बावजूद भी उसने मेरी मदद करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और ये सब जानने के बाद अब वो इमोशन हो जाती है और कहने लगती है शिट, और यहाँ पर वो खुद को ब्लेम करने लगती है। तभी पीछे से वो आता है और कह रहा होता है प्लीज खुद को ब्लेम मत करो, हमें अकेले ही सारी नफरत सह सकता हूँ। और वो उसको गले से लगा लेता है और फिर वो कॉन्शियसनेस में टूट जाती है और कहना वापस अपनी बॉडी में आ जाती है और काफी इमोशनल हो रही होती है। और फिर तभी बीच रात में थोड़ी देर बाद फ्रे को भी होश आ जाता है, वो उठ के बेड़े आता है और कहने लगता है अपना सर पकड़ते हुए मैं कहाँ पर हूँ। वो बोलती है यंग मास्टर आपको होश आ गया। अब ये सुनते ही सिर्फ फ्रे उसकी तरफ देखता है और बोलने लगता है अरे हाँ, तुमने तो सब कुछ फिगर आउट कर लिया था मेरी ट्रू आइडेंटिटी, और शायद तुमको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं तुमको समझा देता हूँ। अब जबकि ये सामने आ ही चुका है तो इसे छिपाने का कोई भी मतलब नहीं है। केनिया कहती है ओके आगे बढ़ो और मेरे को बताओ। और वो बोलता है अभी मैं दुनिया को बचाने के मिशन पर हूँ, लेकिन सेम टाइम पर मैं एक स्ट्रॉन्ग कसम से बंधा हुआ हूँ, जिसकी वजह से अगर मैं बुरे काम करता हूँ तो मेरे को पावर मिलती है, लेकिन अगर मैं अच्छे काम करता हूँ और उसका पता दूसरे लोगों को चल जाता है तो इससे मेरी उम्र कम हो जाती है। कहना कहती है तो क्या इसलिए ही तुमने मेरे साथ वैसा बर्ताव किया था। फिर यही कहता है हाँ, मैंने तुम्हें अपने मिशन के लिए इस्तेमाल किया। केनिया प्लीज मुझे कभी भी माफ मत करना, चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन मेरे एक्शन को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कहना कहती है फिर भी तुम्हारे सामने जरूर कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिनसे तुम बच नहीं पाए और तुम्हें यह सब करना पड़ा, और वैसे भी हर रात तुम मुझे अपनी लाइफ फोर्स देते हो। जो सुनने के बाद वो हैरान हो जाते हैं और कहता है क्या तुम्हें पता चल गया। और वो बोलती है मुझे तुम्हारे एक्शंस के ऊपर हमेशा से डाउट था, लेकिन हम सारी बातें समझ में आ गई हैं। वो भी कहने लगता है वेल देयर सवेर ये पता तो लग नहीं था, तो अब तुम क्या करोगी। केनिया कहती है मैं हमेशा की तरह तुमको सर्व करती रहूंगी जब तक मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। एमसी कहता है मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, ठीक है मैं इससे पहले की तरह तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ।